हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। कल का हमने जो लेक्चर किया था वो हमने 1853 के चार्टर अधिनियम तक किया था। 1773 से और 1853 के दौरान जो ब्रिटिश संसद ने अधिनियम पारित किए गए थे उनको हमने पढ़ा था। आज का हमारा अधिनियम है 1858 से 1947 तक, यानी 1858 के अधिनियम को हम ताज का शासन के नाम से भी जानते हैं। यानी ताज का शासन 1858 के अधिनियम से ही शुरू हुआ था। यानी अब से पहले जो हमारे अधिनियम थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1853 तक के वो सारे के सारे अधिनियम जो थे हम उनको नियामक कानून बोलते थे, और अब हम इनको अधिनियम बोलेंगे। ठीक है, तो 1858 का जो कानून है ये एक बहुत भी महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। इस अधिनियम को हम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं। जब 1858 का अधिनियम आया था तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था, और जो गवर्नर और क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश राजशाही को दे दी गई थी। ठीक है, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसको हम पढ़ेंगे आज, और इसके लास्ट में जब हम इसको ख़त्म करेंगे सारे अधिनियम को, तो उसके बाद हम 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम आए हैं उनको एक बार ओरली रिवाइज करेंगे। तो इसका क्या है कि इस कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ये मैंने अभी बताया था आपको, या फिर इसको हम एक भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहते हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, और जो गवर्नर क्षेत्र और राजस्व संबंधी शक्तियाँ थीं वो सारी की सारी ब्रिटिश राजशाही को दे दी गई। इसकी विशेषताएं क्या हैं? 1858 के अधिनियम की विशेषताएं: भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। आपको याद होगा हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे थे, लेकिन अब हम गवर्नर जनरल को क्या भारत का वायसराय कहेंगे। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। यानी जो हमारे यहाँ वायसराय होते थे अब वो सीधे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रिटिश को, ब्रिटिश को या ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें जनरली कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आता है बंगाल के अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल, तो हम क्या बोलेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस में आपको क्लियर रहना है, किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ये चारों क्वेश्चन वनडे एग्जाम में जनरली आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ख़त्म कर दिया गया। हमने पीछे वाले अधिनियम में पढ़ा था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो हमने कब पढ़े थे? 1773 के एक्ट में पढ़ा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उसको भी अब क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया, और भारत की द्वैध शासन प्रणाली जो थी उसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब 1858 के अधिनियम में क्या हुआ? भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। एक नया पद बनाया गया, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, जिसमें क्या था? भारतीय प्रशासन पर जो संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति थी वो किस में निहित थी? भारत के राज्य सचिव में। और जो ये सचिव होता था ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक सदस्य होता था। ठीक है, और जो ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। इस कानून के तहत भारत के सचिव की परिषद का गठन किया गया। भारत की सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य की परिषद बनाई गई थी। ठीक है, 15 सदस्य परिषद का जो गठन किया था, और वो भारत के सचिव के सलाहकार समिति थी। तो जो परिषद का अध्यक्ष होता था वो भारत का सचिव होता था। ठीक है, इस कानून के पॉइंट नंबर 3 है हमारा, भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था।
और इसकी सहायता के लिए हमने 15 सदस्य परिषद का भी गठन किया था, जो एक सलाहकार समिति थी, और उसका अध्यक्ष जो भारत के सचिव को ही बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था। ठीक है, तो 1858 के जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, जिसके माध्यम से क्या इंग्लैंड में जो भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सकता था उससे, जब वो हमारे ऊपर रूल करेंगे, हमारे यहाँ अपना प्रशासन चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय गवर्नमेंट को अधीक्षण भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो 1858 में ये उद्देश्य था उनका पूरी तरीके से हमारे ऊपर शासन करना, और जो शासन कर कौन रहा था, ब्रिटेन के ताज यानी कि जो वहाँ की महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। नेक्स्ट है हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 में क्या क्या हुआ था, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, और जो भारत के पहले वायसराय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने। इसी में क्या हुआ, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसको ख़त्म कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली को भी ख़त्म कर दिया गया। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई और द्वैध शासन प्रणाली ख़त्म कब हुई। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और उसको याद रखना है, मतलब डिफ्रेंशिएट करके रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इन दोनों क्वेश्चंस में। एक नया पद बना दिया भारत का राज्य सचिव 1858 में, और उसको क्या था, प्रशासन पर पूरे कंट्रोल की पावर थी, और वो कैबिनेट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का। ठीक है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। अब है हमारा 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महसूस किया कि शासन को चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, और इसी सहयोग की नीति के तहत संसद ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है वो भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी विशेषताएं हैं, हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है, और इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1861 में, 1892 में और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए। 1861 के परिषद अधिनियम की विशेषताएं: कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने पिछले जब प्रीवियस क्लासेस लगाई थी अपनी, जिसमें हमने घटना चक्र से प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी पूछा था कि किस कानून के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को प्रतिनिधि बनाया गया था, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया 1861 में ही, और जो हमारी वायसराय की कुछ भारतीयों को विस्तारित कर दिया गया, यानी कि उसको कुछ पावर दे दी गई जो गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित कर सकता था परिषद में। एक तरीके से सरकारी सदस्य होते थे जो ब्रिटेन के होते थे या ब्रिटिशेस होते, और गैर सरकारी जो होते थे वो हमारे इंडियंस होते थे, यानी कि जो लोअर जॉब्स के लिए रखा जाता था वो गैर सरकारी सदस्य, और सरकारी सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिशेस होते थे, जो अपने ही जो हायर जो पद होते थे उनके लिए होते थे। ठीक है, तो वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करें, मतलब ये एक पावर दे दी गई कि वो इंडियंस को भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया था। वो कौन थे? एक तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद में मनोनीत किया था, किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है हमारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या पढ़ा था कि जो मद्रास की और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दी गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था? केंद्रीकरण का शुरुआत हुआ था, लेकिन अब विकेंद्रीकरण हो रहा है दोबारा से। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया जो थी वो यहाँ से शुरू हुई थी दोबारा 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है,
इसमें लिखा है नीचे जैसे कि जो 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल को सौंप दी गई थी और वो 1861 में उनको दोबारा से अपने कानून बनाने की शक्ति दे दी गई, यानी अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर जनरल अपने कानून बना सकता था। अब क्या है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ 1861 में ही। अब तीनों जगह, ये 3 जगह जहाँ पे अलग अलग विधान परिषद का गठन हुआ। ये जनरली पूछ लेते कि बंगाल में प्रथम विधान परिषद कब बनी, 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में। अब वायसराय को कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ दे दी गई थी। ठीक है, अब वायसराय अपने कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए परिषद में उसको और अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ दे दी गई थी भारत के वायसराय को। और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्य कर दिया गया था। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद को ये क्या है, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्य कर दिया गया और एक सदस्य अधिक सरकारी सदस्य को विभाग मतलब एक ही सदस्य को अधिक डिपार्टमेंट का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब एक ही मेंबर एक से अधिक विभाग का प्रभारी हो सकता था। ये पोर्टफोलियो प्रणाली थी। एक बार फिर से इसको समझेंगे। मतलब इसका ये था कि एक ही सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी हो सकता था। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। जैसे कि अब हमारे यहाँ अध्यादेश की पावर हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट को होती है, वैसे ही 1861 में वायसराय को आपात में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। हमने 2 एक्ट पढ़े, 1858 का और 1861 का। 1858 में क्या हुआ था, सेम वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी कि 1857 के विद्रोह के बाद इसका निर्माण हुआ। इसी अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहते हैं, यानी 1858 को। 1858 के अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया के अधीन हमारा भारत का शासन चला गया था सीधे, और गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ठीक है, उसी में भारत के राज्य सचिव का भी सृजन किया गया। ये 1858 की विशेषताएं। वैसे ही 1861 की विशेषताएं थी। अब आगे हम पढ़ेंगे 1892 की अधिनियम की विशेषताएं। 1892 में क्या हुआ था। अब क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अभी जो हमने पढ़ा था कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उनको 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, यानी अलग अलग विधायी शक्तियाँ दे दी गई थी गवर्नर जनरल्स को। और 1892 में क्या है, अब जो विधान परिषद थे उसमें अपने भारतीयों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। हालांकि वो एक अलग बात है कि जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का ही होता था, यानी सरकारी सदस्य बोले तो जो ब्रिटिश थे मेजॉरिटी उनकी ही होती थी। विधान परिषद में कार्य में वृद्धि करके बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के अधिकार दिए गए। ठीक है, अब हम भारतीयों को ये अधिकार भी दे दिया गया कि वो विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर उन पर बजट पर बहस कर सकते हैं और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, बजट की शुरुआत ब्रिटिश भारत में 1860 से शुरू हुई थी। ये पॉइंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3rd पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन वायसराय द्वारा किया जाना था। यानी जो हमारी केंद्रीय विधान परिषद थी और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स था, उसमें जो भारतीय गैर सरकारी मतलब भारतीय सदस्यों का जो नामांकन करेगा वो वायसराय करेगा। ये 1892 के अधिनियम की विशेषता थी। तथा प्रांतीय विधान परिषद में, यानी जो प्रांत में हमने विधान परिषद बनाई थी बंगाल में और इस पंजाब में 1897 में भी, वहाँ उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, तो उसमें क्या होगा, जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश से गवर्नर को गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई। यानी केंद्रीय विधान में कौन करेगा, वायसराय करेगा विधान परिषद में, और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें कौन करेगा, इनकी सबकी सिफारिश से गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की पावर गवर्नर को दे दी गई। ठीक है,
हमने अपने कितने अधिनियम कंप्लीट कर लिए हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का बंदोबस्त कानून, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, देन उसके बाद 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम। ठीक है, हमने ये सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद से जो बचते हैं वो 3 इम्पोर्टेंट अधिनियम है, 1909, 1919, 1935। ठीक है, इन तीनों को पढ़ेंगे। इन तीनों से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं और वनडे एग्ज़ाम में, यूपी में कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो स्टेट का, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मेन क्वेश्चन तो यही बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो हमारा आंसर होगा 1909 में। या फिर 1909 भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। मार्ले मिंटो का क्या मतलब था? मतलब मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो भारत में वायसराय थे। हमने एक भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन 1858 में किया था, तो तब से एक भारत का राज्य सचिव जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी था, तो वो उस टाइम कौन थे? 1909 में मार्ले। और जो भारत में वायसराय थे वो मिंटो थे। ठीक है, तो अब 1909 के भारत शासन के अधिनियम से पहला तो सवाल यही बनता है कि 1909 भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ये कब आया था? तो 1909 में आया था। और इसकी विशेषता क्या है? केंद्रीय व प्रांतीय स्तर पर विधान परिषद के केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो विधान परिषद थी उसके आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी गई। विधान परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 कर दी गई। ठीक है, इनका दायरा बढ़ा दिया गया। अब और क्या दे दिया गया था 1909 में? और सुविधाएं दे दी भारतीयों को। पहले क्या था? वो कार्यपालिका में प्रश्न पूछ सकते थे, अब क्या है? अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लेंगे और बजट पर संकल्प भी पारित कर सकेंगे। ठीक है, 1909 में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया। मतलब 1909 के अधिनियम में पहली बार किसी इंडियन को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एक एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। कोई इंडियन बना सकता है, और ऐसे इंडियन जो थे वो कौन थे? वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। वायसराय जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने और उनको हम विधि सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पृथक निर्वाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का कौन से अधिनियम में आया? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो अधिनियम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की चर्चा हुई थी। ठीक है, तो अलग निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। अब सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। सांप्रदायिक का मतलब जैसे हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग संप्रदाय के लोग या अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। तो संप्रदाय का मतलब है कि अगर मुस्लिम कोई हमारे यहाँ किसी सीट पे मुस्लिम सीट है तो उसको मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। ये मतलब अपना जो लोग होंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिम को चुनेंगे और जो अदर थे वो उसको चुनेंगे। लेकिन मुस्लिम के लिए जो प्रावधान किया गया था वो 1909 में किया गया था। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 1909 के अधिनियम से विशेषताएं हमारी क्या थी? जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे उसके आकार में वृद्धि कर दी, यानी जो पहले मेंबर थे वो 16 से अब 60 हो गए थे। विधान परिषद में चर्चा के कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया, यानी अब अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, बजट पर संकल्प भी रख सकते थे। ठीक है, वैसे ही अब इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ? भारतीयों को वायसराय और गवर्नर के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान भी कर दिया गया, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने कार्यपालिका परिषद के पहले मेंबर थे जिन्होंने एसोसिएशन बनाया वो, और उन्हीं को विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक होता है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यानी कि ये जो दो अधिनियम है 1909 मार्ले मिंटो और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सेम यहाँ पे है। मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो इसकी भी विशेषताएं देखेंगे अब क्रम से।
20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ये घोषित किया कि जो उसका उद्देश्य है वो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार बनाने की स्थापना करना है। ठीक है, या उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना उनका उद्देश्य है। ये पहली बार क्लियर करा था 1919 में। 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ और बनाया गया और 1921 में इसको लागू किया गया। इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जो मैंने बताया था अभी कि मॉन्टेग्यू जो भारत के राज्य सचिव थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? नेक्स्ट है पॉइंट 1, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। यानी अब जैसे हमारे यहाँ अभी होते ना राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, यानी अलग अलग सूची में अलग अलग विषय। इसका मतलब कि राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची पर संघ और समवर्ती पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पे। ठीक है, राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये 1919 में बताया था पहली बार कि केंद्रीय और जो प्रांतीय विषय होंगे उनको अलग करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी अपनी सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी अगर जो आज हमारे पास 3 सूची हैं वो इसी से प्रेरित हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 से। यहीं से उनका विचार था और यहीं से लिया गया है उनको। सेकेंड पॉइंट है अलग निर्वाचन के सिद्धांत को, यानी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। यानी अभी तक तो ये पृथक ये जो था सांप्रदायिक निर्वाचन वाला वो किसके लिए? मुस्लिम के लिए था। लेकिन यहाँ पे अब क्या कर दिया, सिख के लिए, भारतीय ईसाई के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन किया जाने लगा। मुस्लिम के लिए कब था? 1909 में आया और इसको और बढ़ा के कब कर दिया? 1919 में। अब सिख को, जो भारतीय ईसाई थे उनके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन करना शुरू कर दिया गया 1919 में। अब क्या था इसमें आगे? पॉइंट नंबर 3 ये है हमारा पॉइंट 3, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। ये 2 तरह के विषय बनाए गए थे, जिसमें जो हस्तांतरित विषय होते थे वो होते थे जिन पर गवर्नर का शासन होता था और उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और आरक्षित विषय जो थे वो थे गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, इसी को हम शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन या डायआर्की शासन व्यवस्था कहते हैं। हमने कौन कौन से कंप्लीट किए अभी? 1909 मार्लियामेंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये जो हस्तांतरित विषय हैं और आरक्षित विषय हैं इनको एक बार हम क्लियर करेंगे। जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में विभक्त कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित यानी जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे उनको गवर्नर शासन करता था और वह जो काम थे उन मंत्रियों की हेल्प से लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। दूसरी ओर जो आरक्षित विषय होते थे उन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। ठीक है, इसी को हम डायआर्की कहते हैं, शासन की दोहरी व्यवस्था कहते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि शासन की दोहरी व्यवस्था को किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919। और एक इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। यानी इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन जैसे हमारे यहाँ भी क्या है लोकसभा राज्यसभा वैसे ही, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था यानी डायरेक्ट, जैसे हम लोकसभा के चुनाव होते हैं डायरेक्ट जनता चुनाव करती है और उसके लिए हम वोट डालते हैं, यानी अब वयस्क मताधिकार के उस पर वोट डलती हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होता था, वहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। लेकिन 1919 में क्या हुआ, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है, इसी प्रकार भारतीय विधान परिषद की जगह द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5,
इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। यानी कि उस 1919 के अधिनियम के तहत मताधिकार उन्हीं को मिला जो शिक्षित थे, जो संपत्ति वाले थे, जो टैक्स भरते थे, मतलब जो एक तरीके से हायर क्लास था, पढ़ा लिखा था, उन्हीं को मताधिकार प्रदान किया गया था। सीमित संख्या में लोग मतदान कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, हम सब वोट दे सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उसमें 1919 के अधिनियम में क्या था कि वो सीमित कर दी संख्या लोगों की जो मत दे सकते थे, यानी कि उनके लिए क्राइटेरिया बना दिया, शिक्षा के आधार पे, कर के आधार पे, संपत्ति के आधार पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवक की भर्ती के लिए ली आयोग की सिफारिश से केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1935 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। हमसे ये पूछ लिया जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, 1935 में, और वैसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात करें तो 1926 में, और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। यानी अब केंद्र का बजट अलग होगा, राज्य का बजट अलग हो, जैसा अब होता है वैसा ये 1919 के अधिनियम में आया। और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। जैसे अभी यूपी का बजट आता है, यूपी बजट, राजस्थान बजट, अपना हर स्टेट का अपना एक अलग बजट पारित होता है और केंद्रीय बजट अलग पारित होता है। वो केंद्रीय मंत्री करते हैं, ये राज्य मंत्री करते हैं। तो इन दोनों बजट को अलग कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट है, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। यानी एक कमीशन बनाया जो क्या करेगा, 10 साल के बाद जो हमने विशेषताएं इसकी 1919 के अधिनियम की पढ़ी कि ये किस हद तक कारगर रहीं, किस हद तक नहीं, इसके क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या लूप होल्स रहे, क्या कमियां रहीं इसकी, उन सबको वो जांचने के लिए एक आयोग बनाया जो 10 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, एक ये रेल बजट और या आम बजट 1921 में आया था। ठीक है, अब ये जो कमीशन था या आयोग था वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, नवंबर 1927 में, यानी कि होना तो 1929 में था क्योंकि 10 साल का टाइम दिया था, लेकिन उसने क्या करा, समय से 2 साल पहले ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए, नया संविधान यानी कि जो 1919 का अधिनियम था उसकी विशेषता स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग गठन की घोषणा कर दी। जो आयोग के सभी मेंबर थे वो क्या थे, वो ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने क्या करा, उसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में एक रिपोर्ट पेश की और द्वैध शासन प्रणाली और जो राज्य में सरकार का विस्तार था, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, इन सब को जारी रखने की क्या करी, सिफारिश करी कि ये सब अभी कंटिन्यू रहे। हमने द्वैध शासन प्रणाली पढ़ी थी, अभी द्वैध शासन पर डाईआरकी पढ़ी थी। ठीक है, कि कौन से अधिनियम आई, और राज्य में सरकारों का विस्तार यानी कि राज्य में अलग अलग विधान परिषद की अलग अलग सरकारें बनी, उसका विस्तार, ब्रिटिश भारत के जो संघ की स्थापना थी उसका, और ये हमारे यहाँ जो सांप्रदायिक निर्वाचन था यानी जो धर्म के आधार पर किया गया था अलग अलग, उसको जारी रखने के लिए उसने सिफारिश करी, किसने, साइमन कमीशन ने। अब इसको हम एक बार पढ़ेंगे। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना आदि की सिफारिश की। ठीक है, आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ 3 गोल सम्मेलन किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश भारत यानी जहाँ पे हमारे इंडिया में वो क्षेत्र जिस पे ब्रिटिश इसका राज था, और वो भारतीय रियासतें जहाँ पे देसी रियासतें थीं अपनी, ठीक है, उनके साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया।
उसकी चर्चा के आधार पर एक संविधान सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। उसकी चर्चा के आधार पर क्या संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और कुछ संशोधन के साथ इन सिफारिश को भारत की अधिनियम 1919 अधिनियम में 1935 अधिनियम में शामिल कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1935 में। अब हमने कंप्लीट कर लिया है 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 19। अब नेक्स्ट है हमारा 1935। उससे पहले क्या था, कम्युनल अवार्ड। ये बेसिकली यही पूछा जाता है कि किसने कम्युनल अवार्ड किसने पारित किया था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर योजना की घोषणा करना। ठीक है, तो मतलब यही था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा करी। इसी को हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, अवार्ड ने ना सिर्फ मुस्लिम के लिए, सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग निर्वाचन का विस्तार किया, बल्कि इन्होंने दलितों को भी विस्तारित कर दिया। यानी अब इन्होंने अलग निर्वाचन की व्यवस्था दलितों के लिए भी कर दी। इससे क्या हुआ था, गांधी जी बहुत परेशान हुए थे और उन्होंने क्या हुआ, पूना की यरवदा जेल में अनशन किया था। और उसके बाद ही क्या हुआ था, एक कांग्रेस नेता दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। उसी को हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो पढ़ाया है, ये जितने भी अधिनियम हैं, इनमें से सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं उन सबको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।